हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अनदर सेशन। हमारा जो लास्ट सेशन था उसी सेशन का ये कंटिन्यूस सेशन है और आने वाले एक दो सेशंस भी कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, यानी ये टॉपिक कैरी होता रहेगा पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने के लिए। हमने लास्ट सेशन में एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करने के लिए उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे और वो कंपोनेंट्स किन चीजों से इंपैक्ट होते हैं ये डिस्कस कर लिया था। नाउ वो डिस्कशन इस सेशन को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिस्कशन हमें क्लियर नहीं है तो फिर हम उस केस में यहां जो बातें होंगी वो थोड़ी सी बाउंसर जा सकती है। तो इसीलिए आपने पिछला सेशन ठीक से देख के समझ लिया होना चाहिए और अब आप इस सेशन में आए हैं जिसमें हम बैलेंसिंग करने वाले हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की एंड इनकम की। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फंडामेंटल रिलेशनशिप का बैलेंस S minus I, that is savings minus investment, is equal to government expenditure minus taxes plus exports minus imports, जिसमें इसे हम फिस्कल बैलेंस बोलते हैं, इसे हम ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, एंड दिस इज सेविंग्स ओवर इन्वेस्टमेंट। इस फंडामेंटल रिलेशनशिप को हमने पहले डिराइव किया था कि ये कहां से आया। इस रिलेशनशिप को समझते हुए हम डिफाइन करेंगे कि क्या रिलेशन है बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट्स and income. So we understand real interest rate is nominal interest rate minus inflation and income is the basically aggregate output or the real GDP of the country. इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है जिसे हम नाम IS कर्व देते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व देते हैं। क्यों ये नाम देते हैं? क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ही सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है ये डिटरमाइन करने के लिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा इन अ गुड्स मार्केट। और जो रिलेशनशिप हम कह रहे हैं कि क्या आएगा, इनवर्स। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो इनवर्स आएगा। मतलब जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो रियल इनकम कम होती है, जब रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो रियल इनकम बढ़ती है। पर ये रिलेशन कैसे आएगा? रटने से तो काम नहीं बनेगा ना, आप रट लोगे चलो ठीक है, लेकिन समझ में भी तो आनी चाहिए बात कि कैसे आप कह रहे हो कि इनवर्स रिलेशन आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। धीरे धीरे सुनते जाना। एक तरफ मैंने रखा है इनकम, दैट इज द रियल इनकम, एंड दूसरी तरफ रखा है S minus I and G minus T plus X minus M, क्योंकि एक पोर्शन रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर, एक पोर्शन रिप्रेजेंट करता है इनकम। हमें बैलेंस करना है बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो हम पहले इंडिपेंडेंटली डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंटली पहले चलो देखते हैं G minus T और X minus M को। ये पूरा का पूरा एरिया, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। S minus I लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम पहले राइट हैंड साइड को देख रहे हैं। G minus T plus X minus M, that is fiscal balance and trade balance का सम टोटल। सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन देखना है, फिर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे और उससे जो ग्राफ या कर्व्स बनेंगे वो बनाएंगे। तो सोचना होगा आपको कि इनकम जब बढ़ती है, इनकम जब बढ़ती है तो पिछले सेशन से करेक्ट होगा, इनकम जब बढ़ती है तो G minus T पे क्या इंपैक्ट होगा? इनकम जब बढ़ती है तो टैक्सेस बढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीगेट आउटपुट बढ़ता है तो टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, मतलब T बढ़ता है। और अगर T बढ़ेगा तो पूरा G minus T गिरेगा। सिमिलरली इनकम जब बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो पूरा X minus M गिरेगा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि when the real income rises, the aggregate of fiscal and trade balance declines, that is the right hand side declines। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने पे टैक्सेस बढ़ते हैं तो G minus T कम होगा, एंड इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो X minus M नेट एक्सपोर्ट्स कम होगा। यानी कि अगर समझो इनकम यहां है तो G minus T plus X minus M अगर यहां था तो इनकम अगर बड़ी होगी तो G minus T plus X minus M गिरा होगा, इनकम और बड़ी होगी तो और गिरा होगा, और बड़ी होगी तो और गिरा होगा, और बड़ी होगी तो और गिरा होगा। इसका मतलब इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। It will be downward sloping. What? G minus T plus X minus M. ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि रियल इनकम और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, इनवर्स है। सिमिलरली हम रियल इनकम और S minus I का रिलेशन देखते हैं। जब रियल इनकम बढ़ती है तो S minus I पे क्या इंपैक्ट होगा? तो जब रियल इनकम बढ़ेगी तो जो सेविंग्स है वो सेविंग्स बढ़ेंगी,
क्योंकि इनकम जब बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो हमने कहा था कंजम्पशन और सेविंग बढ़ते हैं जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ एडी देखा था। तो अगर सेविंग्स बढ़ेंगे और अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़े तो जो पूरा S माइनस आई है, पूरा LHS है, वो बढ़ेगा। इसका मतलब समझो अगर इनकम यहां है, इनकम बहुत कम है, तो S माइनस आई बहुत कम रहा होगा। जैसे ही इनकम बढ़ी S माइनस आई बढ़ा, और इनकम बढ़ी S माइनस आई बढ़ा, और बढ़ी और बढ़ा और बढ़ी और बढ़ा, यानी इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। वी आर टॉकिंग अबाउट S माइनस आई, जैसे यहां हम बात कर रहे थे G माइनस T और X माइनस M की। इस तरीके से जहां ये इंटरसेक्शन होता है, वो इंटरसेक्शन हमारा इक्विलिब्रियम होता है। इंटरसेक्शन इज आवर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस आउट होती है। तो हम अभी तक आईएस कर्व पे नहीं पहुंचे, वो तो हमारा बात का डिस्कशन है। हम उस तक पहुंचने के लिए, इस इनवर्स रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हमने ये कह दिया कि इनकम जब बढ़ती है तो G माइनस T प्लस X माइनस M गिरता है, इनकम जब बढ़ती है तो S माइनस I बढ़ता है। और ये दोनों जहां इक्वेट होते हैं, जहां बैलेंस होते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम इन अ गुड्स मार्केट होता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज के बीच में रिलेशन देखते हैं तो अज्यूम करते हैं, ये बात आप लॉ ऑफ डिमांड के टाइम से जानते हो, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। जैसे कि आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त आप कहते हो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, तो यू अज्यूम इनकम एंड ऑल दोस अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली जब हम इनके बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसका एक ग्राफ बना रहे हैं, तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है मतलब रियल इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट है, रियल इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। तो यहां जब हमारा इक्विलिब्रियम है, तो ये इक्विलिब्रियम पे कुछ एक रियल इंटरेस्ट रेट रही होगी। समझो वो रियल इंटरेस्ट रेट है 4%। मान लेते हैं, एक नंबर मान लेते हैं, सिंपल हो जाएगा मान ले समझने के लिए कि जब यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% है, जो सेम ही है, कांस्टेंट हमने रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस रियल इंटरेस्ट रेट को बदलते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट को बदलने पे क्या होगा ये समझते हैं, क्योंकि जैसे ही रियल इंटरेस्ट रेट बदलेंगे और कोई इंपैक्ट होगा तो हमें पता चलेगा इनकम पे क्या इंपैक्ट होगा, और इनकम पे इंपैक्ट आते ही हमें उसका रिलेशनशिप मिल जाएगा। सो वी टॉक अबाउट रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट की बात हमने पिछले सेशन में की थी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इट डिपेंड्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट। अगर रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाएगा, एंड अगर रियल इंटरेस्ट रेट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट 4% से गिर के 3% हो जाती है, 4% से गिर के 3% हो जाती है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो बढ़ जाएगी। अगर S माइनस आई में I बढ़ जाएगा तो जो S माइनस आई पूरा है वो गिर जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी तो S माइनस आई गिर जाएगा। तो हमारा ये ग्राफ जो है, जिसमें रियल इनकम के सामने S माइनस आई हमने ये बनाया हुआ था, वो अगर गिर जाएगा तो होगा क्या, जैसे ही रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ी ये गिरावट आएगी, इस S माइनस आई में गिरावट आएगी, और वो इस इनकम पे कहीं ना कहीं शायद यहां पहुंच जाएगा, यानी कि एक शिफ्ट होगा, जो भी होगा एक शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से एक नया S माइनस आई का कर्व आएगा जो लोअर शिफ्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारा ये जो S माइनस आई है ये गिर के नीचे की तरफ आ जाएगा। अब अगर S माइनस आई यहां आ गया, लेकिन G माइनस T और X माइनस M तो यही है, तो जो नया इक्विलिब्रियम बनना है वो तो यहां बनना है, इंटरसेक्शन पे। तो जब भी रियल इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो S माइनस आई गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि हमने कहा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो S माइनस आई गिरेगा, तो S माइनस आई गिरेगा तो उसमें एक शिफ्ट क्रिएट हुआ, शिफ्ट क्रिएट हुआ। तो शिफ्ट क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि ये S माइनस आई यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो ये एक नया कर्व आया, नया कर्व आया तो उसका इक्विलिब्रियम तो यहां आ रहा है, जहां पे G माइनस T X माइनस M और S माइनस आई इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो नया इक्विलिब्रियम आने के लिए जो इनकम होगी वो बढ़ गई होगी। इसका मतलब जब रियल इंटरेस्ट रेट कम हुआ होगा तो इट विल फोर्स
that the income increases so that again equilibrium in the goods market is restored. रिपीट कर रहा हूं सब कुछ वापस. हुआ क्या था, हम इक्विलिब्रियम पे थे, रियल इनकम के ऊपर इंपैक्ट देखना था. किसका इंपैक्ट देखना था? रियल इंटरेस्ट रेट का. रियल इंटरेस्ट रेट 4% थी. रियल इंटरेस्ट रेट को हमने गिराया. रियल इंटरेस्ट रेट गिरी तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी तो S-I गिरेगा. तो जो हमारा S-I था हमने उसको गिराया. S-I गिराया तो नया इक्विलिब्रियम आया. नया इक्विलिब्रियम वहां होगा जब G-T X-M जो ओरिजिनल था और न्यू S-I आया. इंटरसेक्शन जहां हुआ होगा वो इक्विलिब्रियम होगा तो इनकम हमें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है. इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिल रहा है? जब रियल इंटरेस्ट रेट गिराते हैं या मार्केट में गिरता है तो इट फोर्सेस रियल इनकम टू इंक्रीज. It will force real income to increase, thereby concluding that the relationship between real interest rate and income is inverse. यानी फाइनल जो हमारा ग्राफ बन के आएगा वो क्या होगा? ये है रियल इनकम, ये है रियल इंटरेस्ट रेट. तो हम इस ग्राफ में देखेंगे कि जब रियल इंटरेस्ट रेट 4% थी तो इतनी थी इनकम. तो एक रियल इंटरेस्ट रेट इतनी थी तो इनकम इतनी थी. फिर जब रियल इंटरेस्ट रेट 3% की गई तो इनकम इतनी हो गई. तो जब हमने उसे रिड्यूस किया, 3% किया 4% से, तो इनकम बढ़ गई. तो इसका मतलब अगर मैं रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ाता तो इनकम गिर जाती. इस तरीके से जो कर्व बन के आएगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन के आना, इसका मतलब द रिलेशनशिप इज इनवर्स. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ balancing aggregate expenditure and income, through which we get to know the relationship between these two, which is better known by the economists as investment savings curves, where we have exhibited an inverse relationship in goods market. इसी तरीके से हमें लिक्विडिटी मनी कर्व LM कर्व पढ़ना होगा जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. और वो पढ़ लेंगे फिर दोनों को मिलाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड डिराइव होगा हमारा, क्योंकि ये हम पूरे मैक्रो लेवल पे सारे प्रोडक्ट्स की, सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं. तो आप ध्यान रखना हमने स्टेप्स क्या फॉलो किए हैं, क्विकली रिवाइज करा देता हूं. स्टेप्स ये फॉलो किए कि सबसे पहले रियल इनकम के सामने S-I और G-T X-M के कर्व्स बना दिए. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना, ये अपवर्ड स्लोपिंग बना. जो इंटरसेक्शन आया वो हमारा इक्विलिब्रियम हुआ जिसपे रियल इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट थी. रियल इंटरेस्ट रेट को गिराया तो S-I गिरा. क्यों? क्योंकि I बढ़ गया. S-I गिरा तो नए इक्विलिब्रियम को पाने के लिए इनकम को बढ़ना पड़ेगा. इनकम बढ़ेगी तभी नया इक्विलिब्रियम आएगा, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी वापस. तो दैट इज व्हाई ये कंक्लूजन मिल गया. रियल इंटरेस्ट रेट गिरता है तो रियल इनकम बढ़ती है, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो रियल इनकम कम होती है. So that's it in this session. We'll meet in the next session and discuss about liquidity money curve using the quantitative theory of money. Thank you. Have a nice day.